फिर भी उसके पास हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती थी। कर्ज के बोझ तले उसका दम घुटने लगा था। कॉलेज के दूसरे साल में उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। वो काम करती रही और साथ ही चुपके चुपके मेरे बारे में खबरें भी लेती रही। बदकिस्मती से हम दोनों के बीच हजारों मील की दूरी थी। हवाई जहाज के टिकट और विदेश में रहने का खर्च, ये ऐसी चीजें नहीं थी जिनके लिए कोई पार्ट टाइम नौकरी करके पैसे बचा सके। 4 साल बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तब जाकर ये मुमकिन हो पाया। घर लौटने के पहले ही दिन मुझे मैसन का फोन आया। भाई स्टर्लिंग, हमारा स्कूल एक क्लास रियूनियन मिलन समारोह का आयोजन कर रहा है, क्या तुम आ रहे हो? मैसन ने सालों पहले वाला अपना वो बदहाल रूप पूरी तरह से छोड़ दिया था। अब वो एक समझदार, तेज तर्रार आदमी बन चुका था, जो इस समय मेरे नाम से चल रही एक ब्रांच में ट्रेनिंग ले रहा था। जब उसने मुझे देखा तो वो पूरे जोश के साथ मेरी तरफ भागा, मुझे कसकर गले लगाया और खुशी से हंसने लगा। भाई स्टर्लिंग, मैंने आपको इतने सालों से नहीं देखा। आप जानते हैं कि मैंने आपको कितना याद किया है। आप ऐसे तेवर क्यों चढ़ा रहे हैं? अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसके बारे में बात करें, मैं आपका बोझ बांट लूंगा। मैंने अपना सिर खुजलाया। उस विदेशी कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो लंबे समय तक वहां रह सके, लेकिन मुझे अभी तक सही व्यक्ति नहीं मिला है। मेसन ने तुरंत अपनी छाती ठोकी। बिल्कुल सही समय, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसकी आपको तलाश है। तभी मुझे याद आया, मेसन ने एक बार बताया था कि उसके माता पिता और छोटा भाई ये जानते हुए कि वह मेरी कंपनी में काम करता है, उससे लगातार पैसे की मांग करते रहते थे, जिससे बचने के लिए वह उनसे दूर रहता था। वह सालों से अपने घर नहीं गया था। ये सुनकर विदेश जाने के लिए सचमुच वही सबसे सही व्यक्ति था। मेरे कॉलेज के ज्यादातर दोस्तों से मेरी ज्यादा बनती नहीं थी। एकमात्र जाना पहचाना चेहरा मेसन का ही था। क्लास रियूनियन का पहला सेशन शुरू हुआ। रीगन शॉ धूल से सनी हुई अंदर आई। वह और मैं एक ही डिपार्टमेंट में थे, लेकिन एक ही क्लास में नहीं। उसके अचानक आ जाने से हर कोई हैरान रह गया। जिज्ञासु नजरें एक एक करके उसकी तरफ मुड़ गईं। मैं उसे लगभग पहचान ही नहीं पाया। उसकी मौजूदा उम्र लगभग उतनी ही थी जितनी पिछले जन्म में उसके एक्सीडेंट के समय थी। उस समय वह बड़े आराम से रहती थी। उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसकी हर अदा में एक शाही अंदाज झलकता था, लेकिन अब उसने पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में गहरी थकावट साफ झलक रही थी। पिछले जन्म से बिल्कुल अलग। जो कमेंट्स पहले गायब हो गए थे, वे अब फिर से स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। मैं तो उस फीमेल लीड को लगभग पहचान ही नहीं पाया। अब तो वह फीमेल लीड भी नहीं रही। ज्यादा से ज्यादा बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, सहायक पात्र भर। नहीं रुको, सपोर्टिंग कैरेक्टर का दर्जा भी नहीं, बस एक एक्स्ट्रा, अतिरिक्त पात्र। कहना आसान है, वह सचमुच बहुत नीचे गिर गई है। उसे दोबारा जन्म लिए हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं। उसने कई बिजनेस शुरू किए जो बार बार फेल होते रहे। फिर भी वह हमेशा यही दावा करती रहती है कि वह कभी डायरेक्टर शॉ हुआ करती थी। उसे अनगिनत बार नौकरी से निकाला जा चुका है। भला वह अमीर कैसे हो सकती है, जबकि वह अभी भी खाने पीने में नखरे दिखाकर अपनी शान दिखाती रहती है, लगातार बड़बड़ाती रहती है। पहले वह सिर्फ लजीज और महंगी चीजें ही खाती थी। यह बात सचमुच बहुत ही हास्यास्पद है। हालांकि उसने अपनी शक्ल सूरत ठीक करने की कोशिश की, फिर भी उसमें मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार सारी हिम्मत जुटाकर वह मेरे पास आई और धीरे से पूछा, नहीं, मैंने सुना था कि तुम्हारी क्लास का रियूनियन हो रहा है और तुम यहाँ आओगे, इसलिए मैं देखना चाहती थी कि तुम आजकल कैसे हो। रियूनियन में ऐसे बहुत से लोग थे जिनसे मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं थी। मैंने सबसे तहजीब से नमस्ते किया और सीधे उसके पास से गुजर गया। उसे यह बात मंजूर नहीं थी, इसलिए वह मेरे पीछे पीछे भागी। होटल के बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। मैं सड़क के किनारे एक छाते के नीचे खड़ा था। वह मूसलाधार बारिश में भीगकर एकदम तरबतर हो गई थी। कुछ कहने से पहले उसने कई बार अपने होठ हिलाए। जवाब उसे पहले से ही पता था। फिर भी एक धुंधली सी उम्मीद के सहारे उसने विंसेंट डांट से पूछा, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करते हो? मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैडम, आपको जरा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को कभी ठीक से जान ही नहीं पाए। फिर प्यार मोहब्बत की तो बात ही छोड़िए। जैसा कि आपने अपनी जिंदगी के लिए चाहा था, आपने वो ब्लैक कार्ड कभी स्वीकार नहीं किया और मेरा आपसे कभी कोई वास्ता नहीं रहा। शुरू से लेकर आखिर तक हम दोनों बस अजनबी ही रहे। स्क्रीन पर कुछ धुंधली सी टिप्पणियां, कमेंट्स उभरी, मानो यह इस बात का संकेत हो कि अब सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाने वाला है। असल में ब्रदर स्टर्लिंग कभी भी प्यार में पागल होने वाले बेवकूफ इंसान नहीं थे। पिछली जिंदगी में भी वो इतने नासमझ नहीं थे कि प्यार के चक्कर में अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दे, जिसकी वजह से रीगन शॉ लगभग एक परजीवी पैरासाइट ही बनकर रह गई थी। इस जन्म के बाद आखिरकार रीगन शॉ को वो जिंदगी मिली जिसकी वो असल हकदार थी। टिप्पणियां पूरी तरह से गायब हो गईं। मेरी आंखों के सामने रीगन शॉ को अपनी हताशा और निराशा साफ साफ दिखाई दी। वो दर्द से कराहते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ गई। जिस पल मेरा पुनर्जन्म हुआ था, जब तुमने मुझसे अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था, उसी पल मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने अपने ही हाथों से हमारे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। पिछली जिंदगी में मैं पूरे 6 साल तक तुम्हारा नाम पुकारती रही, विंसेंट
विंसेंट डॉन्टे, यह सब इस तरह क्यों हुआ? मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम इंसान को क्यों खो दिया? उसकी आवाज भर्रा गई। बारिश की बूंदों के साथ मिलकर उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। विंसेंट डॉन्टे, क्या तुम्हें पता है, मैं हमेशा विदेश जाकर तुम्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन इन सभी सालों में मैंने जी तोड़ मेहनत की। इतनी मेहनत के बाद भी मैं आने जाने का एक हवाई टिकट भी नहीं खरीद सकती, जबकि मुझे साफ साफ याद है कि पहले इतनी ही रकम में तो बस एक बोतल रेड वाइन ही आती थी। ये नौबत कैसे आ गई? मेरे बदल में आकर एक पोर्शे कायन रुकी। कार का दरवाजा खुला। हार्पर सिंक्लेयर एक छाता लिए हुए बाहर निकली। उसने मेरे हाथ से हैंडबैग ले लिया, फिर लापरवाही से मेरी पीठ पीछे देखा। उसकी आंखों की पुतलियां जरा सी सिकुड़ गईं। तब मुझे विंसेंट का ध्यान आया। क्या यह पुनर्जन्म लेने वाली कठिनाई की लड़की नहीं है? उत्थान के इस फैशन में अब बारिश में रोने का दृश्य भी जोड़ा गया है। उसने जानबूझकर अपनी आंखें नीचे कर ली, जैसे उसे चोट लगी हो। विंसेंट डाउट, मेरा परिवार टूटा हुआ नहीं है, मुझे रहस्यवाद का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर मैं रोना और कठिनाइयों के बारे में शिकायत करना चाहूँ तो मैं अभी ऐसा कर सकता हूँ। मैं हंसा और हाथ हिलाया। उत्थान के लिए रोने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। रीगन शॉ को मेरी शादी के बारे में समाचार पढ़कर पता चला। उस समय वो अभी भी एक जर्जर अटारी वाले किराए के कमरे में डूबकी हुई थी। अपने फोन पर बिना किसी उद्देश्य के स्क्रॉल कर रही थी। चारों ओर टेक आउट बॉक्स और खाली बोतलों के ढेर लगे थे। अपने पिछले जीवन में वो इन चीजों को एक बार भी देखना नहीं चाहती थी। फिर भी अब ये 3 भोजन थे जो उसे जीवित रखे हुए थे। समाचार लेख में मैं शानदार ढंग से मुस्कुराया। अभी भी स्टर्लिंग परिवार का उच्च और शक्तिशाली भाई स्टर्लिंग, हर हरकत अभी भी उस निर्विवाद महान आभा को बिखेर रही है। लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया था, मैं सिंक्लेयर परिवार की सबसे बड़ी बेटी से शादी करने वाला था। हमारे परिवारों की दूसरी संयुक्त परियोजना भी शुरू होने वाली थी। रीगन शॉ स्क्रीन पर मेरी मुस्कान को खाली निगाहों से देखती रही। हम दोनों बिल्कुल अलग थे। एक विलासिता की वस्तु जो मैंने यूं ही खरीद ली थी, वो ऐसी चीज थी जिसे वो हार्बर सिटी की सड़कों पर 10 साल काम करके भी नहीं खरीद सकती थी। हम शायद फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। सबसे दुखद बात यही थी, अगर उसे मेरे बारे में कोई खबर चाहिए होती तो वो सिर्फ अखबार ही पढ़ सकती थी। पुनर्जन्म के बाद से इन वर्षों में उसने कभी व्यापार शुरू करने के बारे में नहीं सोचा था। उसने पिछले जन्म में जिन लोगों के साथ साझेदारी की थी उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन सभी ने साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि चिढ़कर दरवाजे की ओर इशारा भी कर दिया। मिस शॉ, इस व्यापार में कोई भी पैसा कमा सकता है, सोचिए कि वास्तव में कौन ज्यादा उपयुक्त है। तभी उसे अचानक समझ आया, तो पिछले जन्म में उसके सफल व्यापार का कारण उसकी प्रतिभा नहीं थी, बल्कि स्टर्लिंग परिवार का समर्थन था। यह मैं ही था, विंसेंट डॉन्टे, जिसने चुपके से उसका रास्ता बनाया था। लेकिन उस समय उसने अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए अंधाधुंध प्रभुत्व का सहारा लिया था और मेरे स्वभाव को सहन करना एक बड़ा अन्याय समझा था। उसने मेरी शादी की घोषणा पर आखिरी बार नजर डाली। अचानक उसके मन में एक साहसी विचार आया। वो मेरी शादी रोकना चाहती थी। इस विचार ने उसके खून में जुनून की आग भड़का दी। शायद जब वो मुझे देखेगी तो उसे अचानक अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाएगी। अचानक उसे फिर से मुझसे प्यार हो जाएगा। शायद हम फिर से उन पुराने प्यार भरे दिनों में लौट सके। वह अपनी पूरी साल की बचत से खरीदी हुई पुरानी कार चला रही थी। 30,000 से ज्यादा खर्च करके वह पूरी तरह से कंगाल हो गई थी। ये पिछली पॉश कायन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। लेकिन जिस पल कायन की वह तस्वीर उसके दिमाग में कौन थी, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। आज सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी जैसा ही लग रहा था। पिछली जिंदगी में जब उसे पता चला था कि लूकस कैलम शादी कर रहा है, तो वह मेरे आलीशान घर की बालकनी पर खड़ी थी। तब भी वह इतनी ही पागल और बेचैन थी। उस समय उसने मेरी पॉर्श कायन को पूरी रफ्तार से दौड़ाया था और उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, लूकस कैलम की शादी हर हाल में रोकनी है। उसने अनजाने में तारीख देखी, 18 मार्च, वही दिन जब पिछली जिंदगी में लूकस कैलम ने शादी की थी। इत्तेफाक से यही वह दिन था जब इस जिंदगी में मैं शादी कर रहा था। बस एक पल में उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। कुछ ही सेकंड के लिए उसका ध्यान भटक गया। कार अचानक बेकाबू होकर सड़क के किनारे बने बैरियर से जोर से टकरा गई। बेहोश होने से ठीक पहले उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। काश वह फिर से 18 साल की हो पाती। जैसे ही वह पहली बार अपनी आंखें खोलती, वह यकीनन वह ब्लैक कार झपट लेती। जब मैं उससे पूछता कि क्या वह मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, तो वह मुझे कसकर गले लगा लेती और चिल्लाकर कहती, विंसेंट, मैं तैयार हूँ। मैं मान जाता और वह फिर से जाग जाती। उसकी आंखों के सामने एक सफेद छत थी और कीटाणुनाशक की तेज गंध उसकी नाक
नाक में घुस रही थी। उसने उठने की कोशिश की। मैं वहाँ नहीं था और न ही वह अपने जाने पहचाने कॉलेज कैंपस में थी। उसने अपने पास खड़े डॉक्टर और नर्स को पकड़ लिया। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? आज क्या तारीख है? डॉक्टर ने उसकी तरफ अजीब नजर से देखा। नर्स की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, जाओ एक और सीटी स्कैन करवाओ। देखो कहीं स्टीयरिंग व्हील से सिर टकराने की वजह से कोई हेमेटोमा तो नहीं बन गया जो नसों पर दबाव डाल रहा हो। जब उसने सीटी मशीन की स्क्रीन पर अपना चेहरा देखा, हालांकि वह जवान दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी थकावट और उदासी छाई हुई थी। ये रेगन शॉ का वह रूप था जिसके हाथ पूरी तरह खाली थे। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। निराशा से उसने अपने पास पड़ा स्क्रीन पर दरार वाला फोन उठा लिया। मेरी शादी की खबरी से सोशल मीडिया पूरी तरह से भरा हुआ था। लोगों ने इसकी तारीफ करते हुए इसे सदी की सबसे शानदार और आलीशान शादी बताया। हर छोटी बड़ी चीज से पैसे की चमक साफ झलक रही थी। दूसरे लोग तो हैरान ही रह गए। तो क्या अमीर लोगों की शादियों में भी सच्चा प्यार होता है? जब मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था तब हार्पर सिंक्लेयर हर महीने 2 बार यूरोप आती थी। उसने कभी एक भी फ्लाइट मिस नहीं की। हवाई जहाज के टिकटों का वह मोटा सा बंडल हमारे प्यार का सबूत था। उसका दिल उदासी से भरा हुआ था। मेरी शादी हो चुकी थी। ल्यूकस कैलम की शादी भी ठीक उसी औरत से हुई थी जिससे उसने अपने पिछले जन्म में शादी की थी। बस वही अकेली रह गई थी, अकेली और खोई हुई, जिसके पास जाने के लिए अब कोई ठिकाना नहीं बचा था। जिस दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिली उसी दिन अचानक अस्पताल में ही मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने एक बेहद सादा और एलिगेंट सूट पहना हुआ था। हार्पर सिंक्लेयर का हाथ थामे हुए मैं भीड़ में भी सबसे अलग और खास नजर आ रहा था। वह बैसाखियों के सहारे खड़ी थी। बड़ी मुश्किल से वह मेरे पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रही थी और जोर जोर से मेरा नाम विंसेंट डॉन पुकार रही थी। मैं पीछे मुड़ा। उम्मीद से उसका दम सा घुटने लगा। उसे डर था कि कहीं वह मेरे चेहरे का कोई भी भाव देखने से चूक न जाए, लेकिन मेरी नजरें बस एक पल के लिए ही उस पर ठहरी और फिर हट गई। फिर मैंने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई और मुंह फेर लिया। अब मैं उसे पहचानता भी नहीं था। हम दोनों ने 6 साल तक एक दूसरे से प्यार किया था। मेरी खातिर उसने सब कुछ किया। उसने बेहद ऐशो आराम से भरे दिन बिताए। वे यादें मेरी हड्डियों और दिल में गहरे तक बस गई थी। अब तो बस उन यादों को याद करने वाली अकेली वही बची थी।